हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज से हम लोग आपके लिए हिंदी में भी केमिस्ट्री को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। आज तक हमारे चैनल में बहुत सारा कंटेंट है जो कि इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी का नहीं था। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे इस बीच कि सर हिंदी में भी आप कंटेंट डालिए, हिंदी में भी पढ़ाइए। तो आज से बच्चों हम लोग हिंदी में भी कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें कि आज हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है हमारा परमाणु संरचना। ठीक है, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसका पहला टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन का द्विस्वभाव। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन से बात करेंगे और मैटर के पास जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा रखी है जैसे हमने, इलेक्ट्रॉन का द्विस्वभाव। फर्स्ट ऑफ ऑल, द्विस्वभाव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ड्यूअल नेचर। ठीक है, ड्यूअल नेचर मतलब समझ रहे हो ना, इंग्लिश में ड्यूअल नेचर, हिंदी में द्विस्वभाव, मतलब दो तरीके का स्वभाव या दोहरा स्वभाव। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों के लिए हम इस बात को यूज कर रहे हैं कि दो तरीके का स्वभाव। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि इलेक्ट्रॉन के पास दो तरीके के स्वभाव यहाँ पर पॉसिबल हैं। कैसे? एक तरंग और एक कण। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है दो तरीके से बिहेव कर सकता है। तरंग मतलब वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है, और कण मीन्स पार्टिकल की तरह भी वो यहाँ पर बिहेव करता है। ठीक है, तो उसी को समझने के लिए बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का द्विस्वभाव। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है हमने। सर्वप्रथम आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश के कणों में दोनों प्रकार के गुणों, ठीक है, तरंग एवं कण होते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रकार के गुण होते हैं, तरंग वाला भी और कण वाला भी। फिर लिखा है हमने विवर्तन, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन, तथा व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस। ठीक है, की घटना से प्रकाश के तरंग स्वभाव को समझाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप प्रकाश के तरंग स्वभाव को समझना चाहते हो तो आपको दो आपके पास एक्सपेरिमेंट्स है। जैसे क्या? विवर्तन। विवर्तन का मतलब होता है बच्चों डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन या विवर्तन की जो घटना है ना, इसको समझने के लिए अगर ये पॉसिबल है लाइट के केस में, तो इसका मतलब ये है कि लाइट के पास कैसा नेचर है? तरंग का, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है तरंग की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण का मतलब होता है, हिंदी में से हम व्यतिकरण बोलते हैं, और इसको हम लोग दो वेव्स को आपस में मर्ज करते हैं। ठीक है, जब तो उसे हम क्या बोल देते हैं? व्यतिकरण। ठीक है, की घटना से प्रकाश के तरंग स्वभाव को समझाया जा सकता है। जबकि ब्लैक बॉडी विकिरण, जिसको आप बोलते हो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तथा प्रकाश विद्युतीय प्रभाव मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, ये दोनों चीज़ें भी आपने पहले पढ़ी हैं, की व्याख्या केवल प्रकाश की कण प्रवृत्ति द्वारा ही संभव है। ठीक है, तो देखा आपने दो दो प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास दो प्रॉपर्टी हैं लाइट की। ठीक है, लाइट की दो प्रॉपर्टीज हो रही हैं, कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास है पार्टिकल नेचर, या भी साहब बोलेंगे क्या? कण स्वभाव। और दूसरा बच्चा हमारे पास क्या है? वेव नेचर, इसे हम बोलेंगे तरंग स्वभाव। ठीक है, तो दो तरीके से हम इसे पढ़ेंगे। जैसे क्या? अब पार्टिकल नेचर मतलब कण। कण को समझाने के लिए हमारे पास दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं, दो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो प्रूफ करते हैं कि हमारे पास जो लाइट का नेचर है कैसा है, पार्टिकल। वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है? पहला मैंने आपको क्या बताया अभी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे आप बोलते हो क्या? प्रकाश विद्युतीय प्रभाव। ठीक है, और दूसरा हमने आपको क्या बताया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब होता है क्या? ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और इसका मतलब हमारे पास क्या होता है? इसका मीन्स होता है ब्लैक बॉडी विकिरण। ठीक है, रेडिएशन को हिंदी में बोलते हैं विकिरण। तो दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, और सेम टू सेम तरंग को भी हम दो तरीके से समझ सकते हैं, इंटरफेरेंस के हिसाब से के माध्यम से, और दूसरा हमारा क्या है? और डिफ्रैक्शन के थ्रू। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो लाइट के कौन से? वेव नेचर को प्रूफ करती हैं। और दो प्रॉपर्टी कौन सी हैं जो लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूफ करती हैं। ठीक है, चलिए अब हमें ये बात थी हमारे इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, सर्वप्रथम इसको लाइट के लिए समझाया गया था, सॉरी हाँ ठीक है। और उसके बाद हमें ये करना है, अब हम इसको डी ब्रॉगली, देखो एक साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली, उन्होंने हमें एक नया सजेशन दिया, ओपिनियन दिया। उन्होंने बताया कि डी ब्रॉगली ने सुझाव दिया कि द्रव्य का भी स्वभाव होता है, अर्थात तरंग एवं कण स्वभाव। ठीक है, द्रव्य का भी द्वि स्वभाव होता है। मीन द्रव्य मतलब समझ रहे हो ना, मैटर। मैटर मतलब एवरीथिंग, कोई भी चीज़। ठीक है, तो उसने कहा किसी भी चीज़ की अगर बात करें, कोई भी द्रव्य हो, तो उसका भी क्या होता है? द्वि स्वभाव होता है, अर्थात तरंग एवं कण स्वभाव।
ठीक है, अभी तक तो बात चल रही थी सिर्फ किसके लिए, पहले लाइट के लिए, फिर इलेक्ट्रॉन के लिए, लाइट के लिए, और फिर अब हम किसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर को, किसी भी चीज़ के लिए, द्रव्य के लिए, मतलब कोई भी चीज़। देन इसमें क्या बोला, देखिए डी ब्रोगली ने एक कण जिसका द्रव्यमान m तथा वेग v है की तरंग दैर्ध्य लैम्डा ज्ञात करने के लिए निम्न समीकरण दी। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉ करेंगे कैसे, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए आपको डबल नेचर बताना है, उन्होंने कहा कि क्या किसी भी द्रव्य पर क्या होता है, दोनों टाइप के गुण होते हैं, दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, कौन, और उसको हम दिखाने के लिए क्या उसने समीकरण लिया, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, तो लैम्डा क्या है आपका, यस लैम्डा क्या होता है, वेव नेचर। लैम्डा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है ना, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य, मतलब वेव की, ये वेव की प्रॉपर्टी है, तरंग के गुण हैं ये। और फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, या फिर आप इसे कह सकते हो क्या, एम वी। और एम वी क्या है आपका, कण, ये कण की प्रॉपर्टी है। समझ में आया, तो कण की प्रॉपर्टी और तरंग प्रॉपर्टी के बीच में उसने रिलेशन निकाल के दिखाया। ठीक है, अब कैसे निकाला अब हम इसको देखते हैं। चलिए, तो इस समीकरण को डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। देखिए, तो हेडिंग निकालेंगे डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, इसको हम समीकरण को देखते हैं कैसे हुआ। चलिए, तो देखिए क्या लिखा हमने, प्लांक के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, E इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, फॉर्मूला है, इक्वेशन 1 मान ली हमने इसको, समीकरण 1। और आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार E इक्वल्स टू क्या होता है, mc का स्क्वायर। ठीक है, E क्या है यहाँ पर, एनर्जी है, दोनों साइड एनर्जी है, और m क्या है यहाँ पर, फोटोन का द्रव्यमान है, और c क्या है, प्रकाश का वेग है। ठीक है, तो इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। तो देखा आपने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप मिलाएंगे देखेंगे कि ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, मतलब एच न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी का स्क्वायर। तो देखा हमने लिखा है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से एम सी का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो रहा है, एच न्यू। ठीक है, अब हम जानते हैं कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। ठीक है, तो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एम सी का स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। आपने न्यू के जगह इस वैल्यू को यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, फिर देखो हमारे क्या होगा, देखो एक सी से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2c है, यहाँ 1c है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक c कैंसिल आ जाएगा, ये एम सी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। हमें निकालना है बच्चों लेमडा, तो लेमडा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देंगे, लेमडा को इधर, एम सी को इधर, तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी। दिस इज द इक्वेशन 3। ये आपकी क्या है, समीकरण नंबर 3 आ गई, और यही हमको बच्चों यहाँ पर अभी बनानी थी। ठीक है, ड्राइव करनी थी। फिर क्या लिखा है, चूंकि कण की प्रकृति प्रकाश की तरंग की तरह होती है तथा कण का वेग v है, अतः समीकरण 3 में c के स्थान पर v रखने पर, ऐसा क्यों करा, देखिए जो c का मतलब होता है ना, c क्या होता है यहाँ पर, प्रकाश का वेग है ना। अब हम प्रकाश की बात तो कर नहीं रहे, हम तो किसी भी पार्टिकल की बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें c को जो है रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, किसके साथ, एक हमें नॉर्मल यहाँ पर लेना पड़ेगा v मतलब वेलोसिटी, अभी उसे हिंदी में बोलते हैं वेग। ठीक है, तो यहाँ पर c क्या था, प्रकाश का वेग। अब हमें किसी भी कण के लिए पढ़ना है तो हमें उसका वेग रखना पड़ेगा, जिसको हम v से दिखा देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, तथा कण का वेग v है, अतः समीकरण 3 में c के स्थान पर v रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम, सी के बदले एच अपॉन एम वी हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, तो आप जानते हो कि एम वी क्या होता है, समवेग। देखो यहाँ लिखा है, जहाँ p इक्वल्स टू एम वी मतलब कण का समवेग, तो क्या हो जाएगा हमारा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, आपके एच अपॉन पी के बराबर आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो यही हमारी क्या है, डी ब्रोगली की इक्वेशन है। डी ब्रोगली का समीकरण हमारा यही होता है। क्लियर है। देखिए, तो आपको इस इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है, मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। ठीक है, लैम्डा यहाँ पर क्या है बच्चों, तरंग का गुण है। ठीक है, मतलब तरंग की बात कर रहा है। एच क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, और पी क्या है यहाँ पर, कण की बात कर रहा है ना। तो आपको दिखाई पड़ रहा, अगर मैं इस कांस्टेंट को हटा दूँ, ठीक है, कांस्टेंट को यहाँ से हटा के यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन बना दूँ। ठीक है, यस, मतलब देखिए ऐसे लिख दूँ, अगर एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, क्या, एच अपॉन पी। अब एच हट गया, प्रोपोर्शनल साइन लगा दिया, तो वहाँ 1 अपॉन पी, सॉरी लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी होता है। लैम्डा क्या है यहाँ पर, लैम्डा यहाँ पर क्या है, तरंग के गुण है, या तरंग की प्रॉपर्टी है, और वो किसके व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है, किसके, कण के प्रॉपर्टी के। ठीक है, पार्टिकल नेचर समझ में आया। तो ये कहना ये चाह रहा है कि एक ही पार्टिकल में दोनों तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, मतलब कण की भी हो सकती है और
तरंग की गुण भी हो सकता है, कण के गुण भी हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब अगर किसी में कण के गुण, कण की प्रॉपर्टी बढ़ेगी, पार्टिकल नेचर बढ़ेगा, तो तरंग का गुण क्या होगा, उसमें ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा। यस। और अगर किसी चीज़ में क्या होगा, तरंग का गुण ज़्यादा होगा, तो उसके अंदर कण की प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी बच्चों, कम हो जाएंगी। क्लियर हुआ? कैसे हो रहा है देखो, लैम्डा इज 1/mv, ऐसा लिख सकते हैं ना। m क्या है बच्चों यहाँ पर, मास। क्या है, मास मतलब द्रव्यमान। अब आप देखिए, अगर किसी चीज़ का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर किसी का द्रव्यमान क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो नीचे वाला ये जो पार्ट है क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ज़्यादा वैल्यू देगा, है ना। और ये जितना ज़्यादा होगा लैम्डा उतना कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो समझ में आया? देखो आपने किसी कण में अगर क्या है, अगर किसी भी चीज़ में द्रव्य में m ज़्यादा है, मतलब मास ज़्यादा है, वो भारी चीज़ है, हैवी ऑब्जेक्ट है, तो उसमें क्या होंगे, वेव नेचर मतलब तरंग के जो गुण हैं वो क्या होंगे, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। और अगर m बहुत छोटा है, मतलब जैसे बहुत छोटा मीन्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके जो मास होते हैं बहुत कम होते हैं, है ना। तो मतलब ये वाला पार्ट बहुत छोटा आ रहा है, बहुत ही माइनर वैल्यू आ रही है, तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें जब ये छोटा होगा, ये डाउन आएगा, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। मतलब हमें ये समझ में आता है कि अगर आप कोई बड़ी चीज़ लेंगे, बड़ी वस्तु लेंगे, जैसे आपके पास कोई पेन है, जैसे ये पेन है, कोई बॉल है, इन सब के लिए अगर आप लैम्डा निकालेंगे, मतलब इसका तरंग प्रॉपर्टी निकालेंगे, लैम्डा होता है क्या यहाँ पर, तरंग दैर्ध्य निकालेंगे, तो क्या होगी, बहुत ही कम वैल्यू आएगी, बहुत ज़्यादा कम निकल के आएगी। ठीक है, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है ना। और अगर इसी के बदले में अगर यहाँ पर कोई छोटा पार्टिकल रख दूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रख दूँ, है ना, तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा निकल के आएगी, क्योंकि उसके लिए मास बहुत कम है। तो मास कम मतलब नीचे वाली वैल्यू कम, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। देखिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रॉगली समीकरण का महत्व, मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है, तो कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि आपकी डेली लाइफ, दैनिक जीवन में डी ब्रॉगली की इक्वेशन का क्या महत्व है। यस, तो मैंने आपको अभी समझाया, आपकी डेली लाइफ जो है उसमें क्या है, जो मास की वैल्यू है ना, हमारे सराउंडिंग, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, सबका मास क्या है, बहुत ज़्यादा है ना। जैसे कि मेरा पेन है ना, ये फ़ोन है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, उसका मास बहुत ज़्यादा होता है। तो मास जब ज़्यादा होता है तो क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। मतलब उस बड़े ऑब्जेक्ट में, बड़ी चीज़ में कोई भी तरंग दैर्ध्य नहीं होगी। तरंग दैर्ध्य नहीं होने का मतलब उसके अंदर कोई तरंग का गुण नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस सिंपल सी बात लिखेंगे, क्या आपके दैनिक जीवन में डी ब्रॉगली इक्वेशन का कोई महत्व नहीं है। क्लियर है? आपके पास आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसका आप वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य नहीं निकाल सकते इस समीकरण की हेल्प से। क्लियर हो गया? चलिए अब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या पढ़ना है। देखो, यह समीकरण पदार्थ की कण प्रकृति तथा तरंग प्रकृति के मध्य एक संबंध स्थापित करती है। ठीक है, और यह बताती है कि द्रव्यमान तथा वेग युक्त, मतलब ऐसे कण जिनमें क्या हो, द्रव्यमान भी हो और वेग मतलब स्पीड हो, वेलोसिटी हो, युक्त प्रत्येक कण की एक निश्चित तरंग दैर्ध्य होगी। ठीक है, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि किसी कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कण के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मैंने आपको अभी करके दिखाया था, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे ना, व्युत्क्रमानुपाती थे। अर्थात अधिक द्रव्यमान वाले कणों की तरंग दैर्ध्य कम, ठीक है, m की वैल्यू ज़्यादा तो लैम्डा कम, तथा कम द्रव्यमान वाले कणों की तरंग दैर्ध्य अधिक होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए अब हम इसे देखते हैं ऐसा कैसे होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए उदाहरण, एक क्रिकेट गेंद का द्रव्यमान 0.15 kg तथा 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक हमारे पास क्रिकेट की गेंद है जिसका वेट कितना है, जिसका द्रव्यमान कितना है, 0.15 kg है। ठीक है, और वो कितनी स्पीड से, 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। ठीक है, तो बताइए इसमें द्रव्यमान भी है और वेग भी है, तो आपकी इक्वेशन यहाँ लग सकती है लैम्डा वाली। ठीक है, तो देखिए हम लगाते हैं, तो डी ब्रॉगली के अनुसार, ठीक है, तो डी ब्रॉगली क्या होता है बच्चों, हमारे पास लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, H/mv। यस, ये होता है। और h की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, h इक्वल्स टू हमारा होता है प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू होती है बच्चों हमारी 6.626 इंटू 10⁻34। ठीक है, तो एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, तो देखिए अब हम ऐसा करते हैं, डी ब्रॉगली के अनुसार इसकी वेवलेंथ निकालते हैं अपनी 0.15 kg बॉल की। तो क्या हो जाएगा बताइए हमारा, लैम्डा इक्वल टू H/mv। ठीक है, h की वैल्यू रखेंगे 6.626 10⁻34 अपॉन m। m क्या है, 0.15 kg है, तो इसमें लिख दूंगा मैं 0.15
15 kg और स्पीड वेलोसिटी वेग कितना है हमारा इसका 50 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो जब आप इन सबको चीज़ों को करोगे सॉल्व तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ रेडीमेड 8.83 इंटू 10⁻⁻35 मीटर, ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, देखिए 8.83 इंटू 10⁻⁻35 मीटर। क्लियर है? तो आपको क्या दिख रहा है कि ये वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत कम है, -35 मीटर की रेंज में है। ठीक है, तो ये हमने लिखा है, देखो वेवलेंथ निकली, ऐसा नहीं निकली भाई, इतनी शॉर्ट है, इतनी कम है उसकी वेवलेंथ की वैल्यू कि कोई ऐसी मशीन हमारे पास है नहीं जो इतनी छोटी वेवलेंथ को भी नाप सके। देखो क्या लिखा है हमने, यह तरंगदैर्ध्य बहुत छोटी है तथा इसे आसानी से नहीं मापा जा सकता, अतः क्रिकेट गैस जैसे बड़े कण की भी एक निश्चित तरंगदैर्ध्य होती है, परंतु उस तरंगदैर्ध्य का मापन संभव नहीं है। क्लियर हुआ? है, ऐसा नहीं कह रहे नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकलेगी मैथमेटिकली, लेकिन वो इतनी शॉर्ट, इतनी कम वैल्यू है कि आपके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मशीन नहीं है जो इतनी छोटी वेवलेंथ को भी मेजर कर पाए। ठीक है, तो आपने देखा बड़े ऑब्जेक्ट जो हैं, बड़े कण जो हैं, ज़्यादा मास वाले जो कण हैं, उसमें लैम्डा नहीं निकल सकता। क्लियर है? तो हमने देखा कि क्रिकेट की जो बॉल है 0.15 kg जिसका द्रव्यमान है, उसके लिए हमारी ये इक्वेशन क्या है, वैलिड नहीं है। ठीक है, नहीं लगती है, हम इतनी छोटी वेवलेंथ आती है कि हम उसको नहीं देख सकते, नहीं निकाल सकते। क्लियर है? चलिए अब ऐसा करते हैं, ये तो आपका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा था, छोटे द्रव्यमान, बहुत ही सूक्ष्म द्रव्यमान की कोई कण ले लेते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, उसके लिए हम इसको निकालते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक छोटे कण इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो हमने लिखा है क्वेश्चन, जैसे उदाहरण नंबर 2, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 10⁻⁻31 किलोग्राम है तथा इसका वेग लगभग 2.19 10⁻6 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो बताइए इसके लिए अगर हम डी ब्रॉगली इक्वेशन निकालें तो क्या आएगा बताइए। एच, अब आपको सारी चीज़ें पता ही है पहले से, है ना, तो देखिए तो हमारा आएगा लैम्डा इक्वल टू H/mv। ठीक है, H की वैल्यू 6.626 10⁻34। ठीक है, अपॉन m, मास कितना है बताइए इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमारा 9.108 10⁻31। देखिए मास कितना का है, -31 kg की रेंज का है। ठीक है, इनटू वेलोसिटी, वेग जिसे बोलते हैं 2.19 10⁻6। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो वैल्यू यहाँ पर मिलेगा बच्चों, तो वो आपको मिलेगा 3.32 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, आपको पता है -10 मीटर को हम क्या लिखते हैं, एंगस्ट्रम, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों लोग 3.32 एंगस्ट्रम। ये देखिए, तो आपने भी जब वेवलेंथ को पढ़ा होगा, कभी तरंगदैर्ध्य निकाली होगी किसी चीज़ की, या किताब में देखेंगे, तो आपको जो उसकी वैल्यू मिलेगी ना एंगस्ट्रम में ही मिलेगी। ठीक है, ऐसे कुछ मिलेगी लगभग मोस्टली टाइम, मतलब ज़्यादातर समय आपको ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखा आपने इतनी इसकी जो वेवलेंथ आई है ठीक ठाक रेंज की है, मतलब -10 मीटर है, 3.32 एंगस्ट्रम, इसको तो हम मेज़र करते ही हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वेवलेंथ या जिनका तरंगदैर्ध्य इतनी होती हैं, है ना। तो क्या लिखा देखो, इस तरंगदैर्ध्य को आसानी से मापा जा सकता है, अतः इलेक्ट्रॉन जैसे अत्यंत सूक्ष्म कणों को कण तथा प्रकृति दोनों माना जा सकता है, अर्थात इनकी प्रकृति द्विक होती है, मतलब इनका नेचर कैसा होता है, डुअल नेचर होता है। क्लियर हुआ? तो इसकी वेवलेंथ, इसका जो तरंगदैर्ध्य है उसको आप मेजर कर सकते हो, पढ़ सकते हो, तो इसका मतलब इसकी जो वेवलेंथ निकल रही है वो क्या है, पढ़ने योग्य है, आप उसको मान सकते हो कि इसमें तरंग का गुण है। जबकि इससे पहले हमारा जो गेंद वाला था हमारा उदाहरण, उस पर हमारा क्या था, वेवलेंथ मतलब लैम्डा तरंगदैर्ध्य इतनी कम थी, इतनी शॉर्ट थी कि हम उसको निकाल ही नहीं सकते, हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है मशीन की हम उसको कैलकुलेट कर पाएँ। क्लियर हो गया ना, समझ में आई बात। तो ये था बच्चों हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन का द्विक स्वभाव, जिसको हमने क्या पढ़ा, मैटर के लिए पढ़ा, मतलब किसी मटेरियल पार्टिकल के लिए। हर मटेरियल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो हमने उसके लिए यहाँ पर इसको देखा। चलिए अब हमें इसके कुछ एक और टॉपिक रह गया है, अब हम इसके बाद इसकी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे इसके न्यूमेरिकल्स हैं और इसका अनुप्रयोग है डी ब्रॉगली समीकरण के, उनको भी हम लोग अगली वीडियो में यहाँ पर देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल में।